हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। Stilo Limited decided to set up its steel manufacturing factory in the backward area of the Orissa where the very less job opportunities were available. इस कंपनी ने अपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री एक ऐसी जगह पर लगाने का प्लान किया है जहां पर लोगों को नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं या लोग बेरोजगार हैं। तो उस एरिया के लोगों ने स्टीलो लिमिटेड के इस एफर्ट को वेलकम किया। अब लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए आए, तो इस कंपनी ने क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिसीजन लिया है कि हम लोगों को कुछ और फैसिलिटीज भी देने वाले हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एटसेट्रा। स्टीलो लिमिटेड को कुछ वक्त के बाद ही भारी मात्रा में प्रॉफिट होने स्टार्ट हो गए। अब एक दूसरी कंपनी है जो इनके कंपटीशन में है, तो उस कंपनी को यह बात रास नहीं आ रही कि स्टीलो लिमिटेड को प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो रहे हैं। तो उस कंपनी ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर असलम को बोला है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि स्टीलो लिमिटेड को इतनी भारी मात्रा में प्रॉफिट किस रीजन से हो रहे हैं। तो असलम ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि हमारी दोनों कंपनीज के अंदर एक बात तो कॉमन है, सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं हर इंप्लॉय जानता है कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको किसे जवाब देना है, मतलब कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। पर दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है? असलम कहता है कि दोनों कंपनीज में एक ही डिफरेंस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना वो स्केलर चेन के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? स्केलर चेन। ये स्केलर चेन का टॉपिक हमने कहां पढ़ा था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट में, जहां पर हमने देखा था कि हेनरी फ्योल ने एक सोपान श्रृंखला मतलब स्केलर चेन का प्रिंसिपल दिया था। तो असलम कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हैं, पर जो स्टीलो लिमिटेड है वहां पर जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ना वो फ्री फ्लो है, क्योंकि उस कंपनी ने बोला हुआ है कि आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो विच लेड टू द फास्टर स्पीड स्प्रेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। अब स्टीलो लिमिटेड में क्या है, पूरा कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है। कौन किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकता है। इससे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है और फीडबैक भी बहुत जल्दी आती है। हमको क्या करना है इस केस में, ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन हर डायरेक्शन में जा रहा है, इसी के बिहाफ पर हमको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात, जो पॉइंट हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे उसी का हमको एडवांटेज बताना है। तीसरी बात, हमको यह बताना है कि स्टीलो लिमिटेड सोसाइटी को क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। अब इसी केस की तरह ही एक केस और भी है मिलता जुलता, हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। यह है माई कार लिमिटेड को लेकर। इस कंपनी ने भी अपना कार मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री एक वेस्ट बंगाल की एक बैकवर्ड एरिया में लगाने का प्लान किया है जहां पर नौकरियां बहुत कम है। लोगों ने इसके प्लान को, एफर्ट को वेलकम किया है। और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने यह प्लान किया है, यह डिसाइड भी किया है कि हम लोगों को अदर फैसिलिटीज भी देने वाले हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एटसेट्रा। तो कंपनी रियलिटी में क्या चाहती है, ये कंपनी भी रियलिटी में चाहती है कि फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर आए ताकि हम उनको कुछ और फैसिलिटीज भी देना चाहते हैं। तो इस कंपनी को भी बहुत सारे प्रॉफिट होने लगे। अब इसी प्रकार से एक दूसरी कंपनी है जो इसके कंपटीशन में खड़ी है, तो उस कंपनी ने क्या बोला होगा, अपने प्रोडक्शन मैनेजर अरविंद को बोला है तुम इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो कि उस कंपनी को भारी मात्रा में प्रॉफिट क्यों हो रहे हैं। अरविंद ने भी वही बात बताई होगी कि हम दोनों कंपनीज में एक तो कॉमन बात है कि हम दोनों कंपनीज में सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है, पूरी एक्टिविटीज अच्छे से होती हैं, सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन है, हर इंप्लॉइज को पता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए अकाउंटेबल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो यहां पर अरविंद ने भी एक बात बोली है कि हम दोनों कंपनीज में एक डिफरेंस है कि हम स्केलर चेन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं, पर माई कार लिमिटेड
क्या करती है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन करती है, मतलब कम्युनिकेशन उनका हर एक डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है और फीडबैक भी बहुत जल्दी आती है। अब हमको इस केस के बिहाफ पर भी वही सेम बात बतानी है कि यहां पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है हर डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी बात जो हमको बतानी है, जो हम यहां पर पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे उसका हमको एडवांटेज बताना है, फायदा बताना है। तीसरी बात जो पहले वाले केस की तरह ही हमको बतानी है, यहां पर कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो माई कार लिमिटेड सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। अच्छा देखो, जब हमने चैप्टर स्टडी किया था ना ऑर्गेनाइजेशंस की यूनिट, उसमें एक टॉपिक आया था फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता था, कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में जाता है, फ्री फ्लो होता है। तो यहां पर इस दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लोग बहुत जल्दी फीडबैक भी करते होंगे। बात आती है एडवांटेजेस की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा होता है ना, इसकी वजह से लोग अपनी सोशल नीड्स को भी पूरा कर पाते हैं, घर परिवार की भी बातें कर लेते होंगे, बिलोंगिंगनेस भी बढ़ती होगी और कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना वो भी जल्दी पूरा होता होगा। क्योंकि हम अगर किसी से अपने दिल की बात कर सकते हैं, अगर हम किसी के साथ अपनापन क्रिएट कर लेते हैं तो वहां पर हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। हमें वहां पर काम करते हुए हमारे काम से हमको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो डेफिनेटली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से लोगों को जॉब की सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तीसरी बात जो हमसे पूछी गई थी कि दोनों केसेस के अंदर दोनों कंपनीज सोसाइटी को कौन सी दो वैल्यूज कम्युनिकेट करना चाहती हैं। पहली बात ट्रस्ट, दूसरी बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी ने क्या किया है, स्कूल खोलेंगे, हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी देंगे, मार्केट की फैसिलिटी देंगे, तो ये हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। ट्रस्ट की बात क्यों, क्योंकि कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एक ऐसे एरिया में लगाई है जहां पर लोगों के पास नौकरियां भी नहीं है, तो कंपनी क्या चाहती है, वो वहां के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहती है। तो ये था हमारा सिंपल सा केस। दोनों केसेस के अंदर एक कॉमन बात थी कि दोनों में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है, हर डायरेक्शन में जाता है। फिर दोनों केसेस के अंदर एक कॉमन बात थी कि दोनों कंपनीज सोसाइटी को जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो है ट्रस्ट और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किरण इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो ऑफिस फर्नीचर में डील कर रही है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, मार्केट में शेयर को इंक्रीज करने के लिए अपने ऑपरेशन में कुछ विविधता लाना चाहती है। विविधता लाने का मतलब है कि कंपनी चाहती है कि मैं ऑफिस फर्नीचर का काम तो कर ही रही हूं, इसी तरह से मैं कोई और काम भी स्टार्ट कर दूं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। कंपनी मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। कंपनी के सामने काफी सारे ऑल्टरनेटिव आए पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, एक मीटिंग की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सबकी एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में सारे ऑल्टरनेटिव्स को लेकर डिस्कस किया गया है, सबकी एवेल्युएशन हुई है। एवेल्युएशन करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का है वो है सुखविंदर। सुखविंदर ने डिसाइड किया है कि हम ऑफिस फर्नीचर तो बना ही रहे हैं, हम क्या करेंगे, कुछ और भी अब ऐड कर देते हैं। क्या, होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का काम। मतलब हमारा ये बिजनेस एक्टिविटी का एक नया लाइन होगा। मतलब कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि ऑफिस फर्नीचर तो हम बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ अब हम होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का काम भी स्टार्ट कर देते हैं। पूरा केस स्टडी करने के बाद हमको क्या बताना है, इस पूरे केस में हमको उस फ्रेमवर्क का नाम बताना है जो कंपनी डिसाइड करे, जिसकी वजह से कंपनी कॉम्प्लेक्सिटीज जो कंपनी को फेस होने वाली है उसका कंपनी सामना कर पाए। मतलब इस पूरे केस में हमें यह बताना है कि हम किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करें। जो फ्रेमवर्क हमको पता लगेगा उसके बारे में हमें एक रीजन भी देना है कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो किस रीजन से दे रहे हैं। दूसरी बात जो हमको बतानी है, जो फ्रेमवर्क हमको यहां फाइंड आउट करना है उसकी दो लिमिटेशंस के बारे में बताने हैं, लिमिटेशंस के बारे में भी बताना है।
जब हमने चैप्टर स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर हम कब फॉलो करते हैं? जब हमारे पास एक ही प्रकार का प्रोडक्ट होता है। पर अगर हमारे पास मेन प्रोडक्ट अगर हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हमको दो डिवीजन बना लेनी चाहिए। यही बात इस कंपनी के अंदर भी है। इस कंपनी में ऑफिस फर्नीचर तो पहले से बन ही रहा है, अब हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट और आ गया है, क्या? होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का। तो डेफिनेटली कंपनी को जो स्ट्रक्चर अब डिसाइड करना चाहिए वो होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जब जब हम बनाते हैं तो इससे क्या होगा, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी, उसका हम आसानी से सामना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑफिस फर्नीचर का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा और जो होम इंटीरियर्स का जो हमने डिसीजन लिया है उसका डिवीजन अलग हो जाएगा। दोनों डिवीजन अलग अलग होने के बाद दोनों के काम अलग अलग हो पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने डिवीजन स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं किया, ऑफिस फर्नीचर और होम इंटीरियर का काम अगर हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या होगा, हर काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रह जाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे ऑफिस फर्नीचर का काम पहले करें या होम इंटीरियर्स के काम को प्रायोरिटी दें। पर डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, दोनों डिवीजन अलग अलग बन जाएंगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी, जो भी डिसीजन होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, इनिशिएटिव होंगे और जितने भी फंक्शंस होंगे वो इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। बात आती है लिमिटेशन की। डिविजनल स्ट्रक्चर जब जब हम डिसाइड करते हैं तो क्या होता है, हमको दो अलग अलग डिवीजन बनाने होते हैं। अब दोनों डिवीजन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है कि दोनों डिवीजन क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करेंगे। वो कहेगा, ऑफिस फर्नीचर वाला जो डिवीजन होएगा वो सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। होम इंटीरियर वाला जो डिवीजन अब हम बनाने जा रहे हैं वो डिवीजन सोचेगा कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो एक ही है, डिवीजन दो बनने वाली है। तो दोनों डिवीजन के जो हेड होंगे उनके बीच में लड़ाई पैदा हो सकती है, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा मिले, जो दूसरे डिवीजन का जो हेड होगा वो कहेगा कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा मिले। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर बनने के बाद कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि हमें सिमिलर नेचर के फंक्शंस फिर से फॉलो करने होते हैं। प्रोडक्शन दो दो बार होगा, परचेज दो दो बार होगी, मार्केटिंग दो दो बार होगी, फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी दो दो बार बनेगा, तो सारे काम डबल डबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमको सिमिलर फंक्शंस को करने के लिए एक सेपरेट डिवीजन फिर से बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली कंपनी को जो इस क्वेश्चन की केस के बिहाफ पर जो स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए वो डिविजनल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। फिर हमने क्या डिस्कस किया, डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या लिमिटेशन है। अगर आप ये स्टडी करना चाहते हो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस का टॉपिक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।